वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोगों के बीच जीएस प्रैक्टिस क्विज का 7वां वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाए गए क्विज का प्रैक्टिस करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, कुषाणों की राजधानी थी, तो कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी, जबकि पाटलिपुत्र नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कर्ण वंश की राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? तो अपने पुत्र का बंदी था शाहजहां को इनके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां 8 वर्ष की अंतराल के बाद 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की आगराई किले में ही मृत्यु हो गई थी। चलिए, और शाहजहां जो है अपने शासनकाल में आना सिक्के को चलाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही किया था और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने ही शाहजहांबाद भी बनाया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वे चारों स्थल है जहां शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने 4 मठ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाओं में स्थापित किए थे। शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं वे हैं बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, श्रृंगेरी जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में है, पुरी ओडिशा में है, और द्वारिका, इसको शारदा पीठ भी कहते हैं, यह गुजरात में है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो पर्शियन अर्थात फारसी भाषा उपयोग में लाई जाती थी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? तो यह कबीर के द्वारा कहा गया था। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम, रहीम, अल्लाह, हजरत को कबीर एक ही ईश्वर के रूप में मानते थे। चलिए, अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन ही थे। तुलसीदास थे। चलिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु रामदास यह सिखों के चौथे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चलिए, सम्राट अशोक महान जो है अपनी राजधानी को भी पाटलिपुत्र में ही बनाया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, जबकि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर और मथुरा को बनाया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। इस नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी इसने ध्वस्त कर दिया था। इस विश्वविद्यालय में अनेक विद्वान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आते थे। इसी विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन के समय का विद्वान हेनसांग पढ़ने के लिए आया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो यह हुई थी 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में आयोजित की गई थी। इस पार्टी का जो गठन है जयप्रकाश नारायण, S.C. बोस, मीनू मसानी और राम वृक्ष बेनीपुर ने मिलकर किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। अल नीनो है तो अल नीनो जो है यह एक प्रकार की सागरीय धारा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर डी हो जाएगा। विश्व मौसम से संबंधित है। अल नीनो एक प्रकार का गर्म सागरीय धारा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उसे कहा जाता है। तो फिलीपींस, जापान और चीन में जो चक्रवात आते हैं उसे टाइफून कहा जाता है। टाइफून को प्रचंड बवंडर भी कहते हैं। प्रचंड बवंडर या टाइफून फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं, जबकि टॉर्नेडो अमेरिका में आते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। यह नेपाल में अवस्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी, यह भी भारत में है। और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग जो है वह ग्राम पंचायत है। और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे अपनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के 1957 की सिफारिश पर पंचायत स्तर में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को अपनाया गया था। और इसमें मुख्य भाग जो होते हैं वह ग्राम पंचायत होते हैं। यह पंचायती राज का जो ग्राम पंचायत है सबसे छोटा भाग होता है और सबसे बड़ा भाग जिला परिषद होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा का कुल सदस्य संख्या कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा का 1/3 भाग विधान परिषद में होता है, इससे अधिक विधान परिषद में नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में किया गया है, जबकि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद का गठन 170 में है, जबकि विधानसभा का गठन 170 में है, जबकि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। और विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामलों में से किसके कारण विवाद हुआ था? तो यह विवाद हुआ था शाहबानो केस के मामले में। केशवानंद भारती केस के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। प्रस्तावना का जो संशोधन है यह संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि गोलकनाथ केस में यह बताया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर देता है? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये लोग राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख अर्थात प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष
और अखंडता, कुल 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। चलिए, 32वां संविधान संशोधन। 32वां संविधान संशोधन विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा किसी दबाव में इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया है, इस संविधान में बताया गया है। इस संविधान संशोधन में 9वां संविधान संशोधन यह 1960 में हुआ था और 32वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची में बदलाव किया गया था। और मैंने अभी जस्ट बताया, ध्यान रखेंगे इसे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष और अखंडता। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता हो अथवा राज्य के कोष में से आर्थिक सहायता मिलती हो, उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता? लिंग भेद के आधार पर दिया जा सकता है, जन्म स्थान, भाषा, धर्म के आधार पर अर्थात जन्म स्थान के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसका सही उत्तर है जन्म स्थान। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? भारत में सरकारी सेवाओं के लिए जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में 1919 के एक्ट के तहत 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के आधार पर 1926 में किया गया था। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है यह राष्ट्रपति को ही होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हमारी केंद्र सरकार। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो पुरुष भाग नहीं लेते हैं ओडिसी नृत्य में। ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक अन्य शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। चलिए, और तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सभी मद से प्राप्त आय जो है खर्च से कम हो तो वित्तीय घाटा कहलाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह नेतृत्व किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार के चंपारण जिले में नील खेती अर्थात 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, जिसे समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण में नील की खेती अर्थात 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी जी चंपारण रामचंद्र शुक्ल नामक किसान के कहने पे आए थे। महात्मा गांधी चंपारण रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर बिहार आए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया था? क्योंकि यह जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो था, यह हिंसक हो गया था। उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। नंबर ए ऑप्शन इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था, जो 11 फरवरी 1922 को बंद हुआ।
असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह बंद हुआ 11 फरवरी 1922 को। इसे बंद करने का कारण यह था कि 5 फरवरी डेट याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी और इस हिंसक आंदोलन से क्षुब्ध होकर ही 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दांडी कूच का नेतृत्व किया गया था। दांडी कूच अर्थात दांडी मार्च का नेतृत्व 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने सहयोगियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए कूच किया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, जबकि इन्होंने जो मार्च था यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 1931 में गांधी जी और के बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ। 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना सत्य नहीं है? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जो भारत में 1928 में आया था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1941 नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटित हुआ था और गांधी इरविन समझौता यह 1931 में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में रखिए। साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 में हुआ था, जबकि यह गठन इसका हुआ था 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि आगमन हुआ था 1928 में। सांप्रदायिक अवार्ड यह 1932 में बना था। अगस्त 1932 में दांडी कूच जो हुआ था यह आपको 1930 ईस्वी में, मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। चलिए अब इसके अनुसार आप अरेंज कर लेंगे। साइमन कमीशन 1928, सांप्रदायिक अवार्ड 1932। तो सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन अर्थात 1, फिर हो जाएगा दांडी मार्च 1930 3, फिर गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद 32 अर्थात सी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौरा चौरी की दुर्घटना जिसमें जुलूस के लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की थी किस काल में हुई थी? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन इसी के कारण बंद भी किया गया था, चौरा चौरी घटना की वजह से। तो यह घटना हुई थी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिसकी वजह से 11 फरवरी 1922 को जो सबने अवज्ञा आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, उसे 1922 में समाप्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। प्रेयरी और स्टेपी प्रदेशों को निम्नलिखित में से किस फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? तो यह विश्व का अन्न भंडार गेहूं के उत्पादन की वजह से कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो हार्मुज जल संधि बहरीन और कतर को अलग करती है, जबकि ईरान और यूएई को जोड़ती है। उसी तरह से पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को पाक की खाड़ी अलग करती है, जबकि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर जो है यह गया में स्थापित है। विष्णुपद मंदिर गया में है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी
एवं महत्वपूर्ण इकाई है? तो सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और मैंने पहले बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज की त्रिस्तरीय मॉडल को 1957 में अपनाया गया था, 1957 में अपनाया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। और इसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत और सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और यह अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जबकि सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष अर्थात संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय है वह मध्य अक्टूबर से नवंबर तक का है। बिहार में मानसून जून के दूसरे सप्ताह में आगमन होता है। बिहार में मानसून जून के दूसरे सप्ताह में आगमन होता है, जबकि जून के प्रथम सप्ताह में पूरे भारत में मानसून का आगमन होता है। चलिए, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकली है उसका नाम क्या है? तो उस नहर का नाम है गंडक परियोजना नहर, गंडक परियोजना नहर। इस परियोजना नहर पर वाल्मीकि नगर बांध अवस्थित है, वाल्मीकि नगर बांध अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अशोक की महानता मुख्यतः है, अशोक की महानता विश्व बंधुत्व में निहित है। अशोक मौर्य वंश का शासक था जो बिंदुसार का पुत्र था, जबकि एक था बिंबिसार, वो हर्यक वंश का संस्थापक था। और सम्राट अशोक 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 261 ईस्वी में कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने में इनका सहयोग बौद्ध गुरु उपगुप्त ने किया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को पीपल की टहनी के साथ बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले साइल के छोटे टुकड़े या समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सेरस है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, सेरस। और उल्का, उल्का किसे कहते हैं? तो टूटते हुए तारे को उल्का कहा जाता है, टूटते हुए तारे को उल्का कहा जाता है। यह धूल कण और गैस से बना होता है उल्का। चलिए, और धूमकेतु, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत होती है और दूर होती है। यह 76 वर्षों पर दिखाई देता है, पिछली बार 2062 में दिखाई दिया था। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है शीतकाल में किसके द्वारा होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटते हुए मानसून के द्वारा तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। पूरे भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिण
पश्चिम मानसून की वजह से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? अब ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार मिला हुआ था, जिसे समाप्त किया जा चुका है। तो अब इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात की का जो वर्णन है अनुच्छेद 352 में है, और यह आपातकाल बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक कलह की स्थिति में लगाया जाता है। इसकी न्यूनतम जो लगाने की अवधि है वह 1 महीना है और अधिकतम 6 महीना है। संवैधानिक आपात, संवैधानिक आपात को राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, और यह यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तभी लगाया जाता है, और इसके अंतर्गत सबसे कम 2 महीने के लिए लगाया जाता है और सबसे अधिक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में है, और अब तक भारत में इस आपात को नहीं लगाया गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य BN राव मॉडल पर विचार करना था। प्रारूप समिति का जो उद्देश्य था BN राव मॉडल के पर विचार करना था, और इस समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह क्यों दी गई? अधिक तरजीह क्यों दी गई? तो इसके संचालन का अनुभव था, और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। बिल्कुल सही है, अनुभव था उन लोगों को। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया जा सके। बिल्कुल, वो लोग बार बार बदलना चाहते थे। बहुवादी समाज तथा विधिवताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था, जो सबके लिए सही होती, अर्थात उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं JB कृपलानी, JB कृपलानी जी। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे अवस्थित है, चिनाब नदी पे अवस्थित है। चिनाब नदी पे सलाल परियोजना भी अवस्थित है, और सतलज परियोजना भी, सलाल परियोजना और सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर अवस्थित है। और ब्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है, जिस पर ब्यास परियोजना भी है, ब्यास परियोजना भी है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है। जबकि रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है, रंजीत सागर बांध है। चलिए, रंगोली लोक शैली प्रचलित है, तो रंगोली महाराष्ट्र का लोक शैली है, महाराष्ट्र का लोक शैली है। और एक होता है मेहंदी, मेहंदी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह राजस्थान का लोक शैली है। चलिए, पवनार आश्रम का संबंध है, पवनार आश्रम का जो संबंध है यह आचार्य विनोबा भावे से है, आचार्य विनोबा भावे से पवनार आश्रम का संबंध है। और पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में किए थे, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने किया था। 1940 में महात्मा गांधी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने पवनार आश्रम से ही व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत 1940 में की थी, जिसके प्रथम नेता विनोबा भावे जी ही थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हेलमिंथ अर्थात कृमि द्वारा होने वाला रोग है, तो उस रोग का नाम है फाइलेरिया, फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर, याद रखेंगे। फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। चलिए, जबकि मलेरिया यह परजीवी से होने वाला रोग है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। चलिए, और खसरा विषाणु से होने वाला रोग है। जबकि तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है। इसे क्षय रोग भी कहते हैं, इसे यक्षमा भी कहा जाता है।
तपेदिक, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, यह सभी जो हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जीवाणु से। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यदि ध्वनि तरंग का वेग भी, तरंग की आवृत्ति एफ और तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो मैंने एक सूत्र बताया था, भी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, जिसमें भी जो होता है तरंग का वेग होता है ध्वनि में, और लैम्डा इन न्यू जो होता है यह आवृत्ति होती है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भी बराबर एफ लैम्डा, क्योंकि एफ को यहाँ आवृत्ति माना गया है, मैंने न्यू को आवृत्ति माना था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी श्रेणी के यौगिक में दो क्रमागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं? उस श्रेणी के अंतर को उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। किसी श्रेणी के यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 रहने पर उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी, सॉरी समजातीय, सजातीय नहीं समजातीय। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है दूध, गोंद, रक्त स्याही। कोलाइड का उदाहरण यहाँ गोंद होगा, दूध, गोंद, रक्त स्याही कोलाइड में आते हैं। गैस भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है, तो पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। विद्युत अपघटनी सेल में धारा किस ओर बहती है? तो यह धारा एनोड से कैथोड की तरफ बहती है, एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मण्य गैस की है? तो 1s2 की जो रचना है यह अकर्मण्य गैस से है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नीचे के जोड़ों में से कौन सा असंगत है? तो इंसेफेलाइटिस यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फिर आता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है। उसको आता है शोथ, यह मलाशय को प्रभावित करता है। उसको आता है पीलिया, पीलिया गला को नहीं प्रभावित करता, डी उत्तर होगा। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया अर्थात हेपेटाइटिस जो है विषाणु से होने वाला रोग है। पीलिया विषाणु से होने वाला रोग है जो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से होता है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से पीलिया होता है, जिसमें रोगी की त्वचा, आँख, मूत्र पीला हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ और जान लेते हैं इंसेफेलाइटिस के बारे में। इंसेफेलाइटिस इसे जापानी रोग भी कहा जाता है। इंसेफेलाइटिस को जापानी रोग भी कहा जाता है, जो मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के काटने से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है, क्योंकि धरती और हवा से होने वाली विकिरण को बादल रोक देते हैं, बादल रोक देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आइंस्टीन के समीकरण में E बराबर mc² है, तो C का यहाँ तात्पर्य क्या है? तो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है E बराबर mc², इसमें E का मतलब होता है ऊर्जा, E का मतलब होता है एनर्जी, और M का मतलब होता है मास अर्थात द्रव्यमान, और C का मतलब होता है वेग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वेग। तो इसमें होगा उत्तर B, प्रकाश की गति। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव का सूजन कम हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसे रसाप्रासरण भी कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एस्पिरिन है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो कितना ताप बताएगा? तो जब उसको थर्मामीटर को रखेंगे तो पंखे के नीचे का तापमान नहीं बल्कि पूरे कमरे का तापमान अर्थात केवल कमरे का तापमान बताएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होता है। कृत्रिम उर्वरक
NPK को कहा जाता है। NPK कृत्रिम उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा है, तो मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा है यह है चेचक। चेचक मानव शरीर का प्रतिरक्षित जो है चेचक है, जो विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अणुबम है, अणुबम है, तो अणुबम एक प्रकार का फ्यूजन बम है, फ्यूजन बम है। और होता है एक परमाणु बम। परमाणु बम जो है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग करता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करता है परमाणु बम, जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि एक होता है हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह रहती है, ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है, ऊपर की ओर मुड़ी हुई यदि एक खुली ट्यूब में रखा जाए। धारा की इकाई होती है, तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। जबकि वाट, वाट जो है शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है वाट। जूल जो है कार्य और ऊर्जा की इकाई है, अश्व शक्ति मैंने बताया है, वाट इसका इकाई है। चलिए, और दाब है, दाब का इकाई पास्कल होता है, दाब का यूनिट पास्कल होता है। कोण का रेडियन होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसके संक्षारण को रोकता है? स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम यदि उसमें मिलाते हैं तो उसके संक्षारण को रोकता है। रंग में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी है? रंग में पिगमेंट जो होता है रंग के लिए उत्तरदायी होता है जस्ता। यहाँ पे गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो जस्ता का लेपन इसमें क्या आता है? गैल्वेनीकरण में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थ का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? अर्थात यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया से कोई उत्पाद यदि बनता है तो उसमें जो वजन का जो बदलाव होता है वह कितना होता है? तो वजन का जो बदलाव होता है वह हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस प्रकार के पदार्थों का ओस सहज बन जाता है? तो यह सहज बन जाता है जो अच्छे विकिरक हों, जो अच्छे विकिरक हों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग करेंगे? तो इसे अलग किया जाता है अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। अंदर के मग में जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो जो चिपके हुए मग हैं आपस में अलग हो जाते हैं। खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है, तो यह वृद्धि दर होती है 30 डिग्री सी से 32 डिग्री सी। सी उत्तर होगा 30 डिग्री सी से 32 डिग्री सी इसका ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है यह ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन है जो 46% पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन 27% है जो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है जो 46% होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम अर्थात एल होता है, एल्यूमिनियम अर्थात एल होता है। और पृथ्वी पर लोहा मात्र 5% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है टोटल 78%, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, जबकि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा होती है 46%, 46%। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हैं, तो यह धूमक हैं, धूमक हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मियोसिस, मियोसिस का जैविक महत्व क्या है? तो मियोसिस का जैविक महत्व है कि 4
अनुजात कोशिकाओं का बनना, अनुजात कोशिकाओं का गुणसूत्रों की संख्या का आधी होना, नहीं। मियोसिस का महत्व यह है कि यह जनन कोशिकाओं में विभाजित होता है। मियोसिस का महत्व यह है कि यह जनन कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो यह था मेरा 7वां क्यूज। मिलते हैं अगले क्यूज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।